वेलकम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री का पार्ट 4 कराया जा रहा है, जो सॉलिड स्टेट से लिया गया है। इससे पहले के 3 पार्ट आप लोगों को करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, उनको भी आपके और बेटर समझ में आ जाएगा। और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आप लोगों को हम न्यूमेरिकल कराएंगे और हमने अपने चैनल पर फिजिक्स भी स्टार्ट कर दी है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स कंटिन्यूस हमारा चल ही रहा है। तो दोस्तों, चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो पहली जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने आपको ठोस के प्रकार बताए, ठोस कैसे होते हैं, ठोस की परिभाषा, एकक कोष्ठका, संकुलन क्षमता, ये सभी टॉपिक आपको पहले हम क्लियर करा चुके हैं। तो यहाँ से आप लोगों को हम कराएंगे ठोसों में चुंबकीय गुण। तो ठोसों में जो चुंबकीय गुण हैं वो कैसे होते हैं और उसका क्या कारण है। तो ठोसों में जो चुंबकीय गुण हैं वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। ठोसों में चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एक चुंबक के समान व्यवहार करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों के कारण ही जो ठोस हैं उनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है। नोट में एक बात याद रखना, जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बोर मैग्नेटॉन होता है। ठीक है। और तो फिर जब चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है ठोसों में, तो उस चुंबकीय गुण के आधार पर ठोसों को 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है आपका अनुचुंबकीय ठोस, पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। ठीक है। तो ध्यान से इस परिभाषा को हम देखेंगे। वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, मतलब बहुत कम आकर्षित होते हैं, वे अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी आप लोगों को परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाएगा कि अनुचुंबकत्व क्या है। तो आप लोग बताएंगे ठोसों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ठोस दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, तो ठोसों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अयुग्मित तो आप जानते ही होंगे, बिना जोड़े वाले, अनपेयर्ड। अयुग्मित की अंग्रेजी होती है अनपेयर्ड, बिना जोड़े वाले। ठीक है। इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, अतः ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। इनमें चुंबकीय गुण अस्थायी रहता है, मतलब स्थिर नहीं रहता, कभी आ जाता है तो कभी नहीं रहता। इसके उदाहरण आपके सामने हैं Fe, CO, NiCu आदि। तो अब हम दूसरे प्रकार पे बात करेंगे। दूसरा प्रकार है प्रतिचुंबकीय ठोस। तो ध्यान से पढ़ेंगे परिभाषा को। ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, वे प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। मतलब पहला आकर्षित होना था दुर्बल रूप से, अब क्या है, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होना है। प्रतिकर्षित का मतलब होता है धकेलना। प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है, धकेलना, रिपेल करना। ठीक है। और आकर्षित का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, खींचना। ठीक है। और रिपेल का मतलब धकेलना, प्रतिकर्षित करना। तो वे प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। पहला क्या था,
सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते थे और इसमें कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ऊपर वाले में क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हैं NaCl, TiO2, V2O5, MgF2 आदि। अब हम तीसरे टाइप पे चर्चा करेंगे। तो तीसरा टाइप है लोह चुंबकीय ठोस, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। तो ध्यान से पढ़ेंगे हम। ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से मतलब बहुत स्पीड से आकर्षित होते हैं, लोह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। उनके इस गुण को लोह चुंबकत्व गुण कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ये स्थायी चुंबकत्व गुण ग्रहण कर लेते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखा जाए तो ये स्थायी चुंबक के समान व्यवहार करने लगते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी इनमें चुंबकीय गुण बना रहता है। इनको कुछ समय तक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए लोह चुंबकीय ठोसों को, तो इनकी चुंबक ही बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल हैं इसके FeCO, Ni, CrO2। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात थी, CrO2। ये CrO2 क्या है, क्रोमियम डाइऑक्साइड। इसका उपयोग क्या है, देखो Fe तो आप जानते ही हैं लोहा है, CO कोबाल्ट है, Ni निकिल है, लेकिन CrO2 क्या है, क्रोमियम डाइऑक्साइड। क्रोमियम डाइऑक्साइड। इसका उपयोग क्या होता है, जो CD की कैसेट होती हैं उनमें, कैसेट की जो टेप होती है उसमें इनका उपयोग किया जाता है। जो ऑडियो वाली जो CD होती थी इस टाइप की आपने देखी होंगी, इनमें क्या है, 2 पहिए से लगे होते थे और इनके ऊपर से क्या टेप चलती थी, घूम घूम के ऐसे आती थी। ठीक है, तो वो टेप किसकी बनी हुई होती है, CrO2 की। क्लियर है बात। अब यहाँ से आगे चलेंगे हम। चौथा प्रकार है इसका प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। इन ठोसों की संरचना लोह चुंबकीय ठोस के समान ही होती है, परंतु इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए पहले जो इनकी संरचना है लोह चुंबकीय ठोसों की ही तरह होती है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन ठोसों का यह गुण प्रतिलोह चुंबकत्व कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं MnO2, MnO2, Mn2O3, Cr2O3, V2O3, FeO, NiO आदि। ठीक है, यहाँ से आगे पांचवा प्रकार है फेरी चुंबकीय ठोस। इन ठोसों की संरचना लोह चुंबकीय पदार्थों के समान ही होती है, परंतु चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत व असमान होता है। ये लोह चुंबकीय ठोसों की अपेक्षा दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। देखो लोह चुंबकीय ठोस भी आकर्षित होते थे, अब क्या है, फेरी चुंबकीय ठोस भी आकर्षित होते हैं, लेकिन जो लोह चुंबकीय ठोस थे वो प्रबल रूप से आकर्षित होते थे और फेरी चुंबकीय ठोस दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। और ठोसों का जो ये गुण है इसे क्या कहेंगे हम, लघु लोह चुंबकत्व। क्या कहेंगे, लघु लोह चुंबकत्व। एग्जाम्पल इसके आपके सामने हैं और फिगर के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है कि लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए लोह चुंबकीय में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनों के घूमने की दिशा है वो एक जैसी होती है, जैसा कि ये दिख रहा है आपको, एक जैसी होती है। अब प्रतिलोह चुंबकीय में क्या है, दोनों तरफ होती है, घूमने की दिशा होती है लेकिन बराबर बराबर होती है दोनों दिशाओं में। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन सीधा है, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। ठीक है, इस प्रकार की संरचना है। और जो तीसरा जो प्रकार है आपके सामने वो है फेरी लोह चुंबकीय। तो फेरी
चुंबकीय जो ठोस हैं उनमें क्या है, इनकी कोई निश्चित व्यवस्था इलेक्ट्रॉनों की नहीं होती है, कोई ऊपर तो कोई नीचे इलेक्ट्रॉन गति करता है, कोई दाएं कर रहा है तो कोई बाएं कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो आगे का टॉपिक आ रहा है आपका वो है विद्युतीय गुण। तो आपने अब तक क्या पढ़ा, ठोसों में चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के 5 प्रकार पढ़े थे। अब विद्युत के गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार हैं। तो विद्युत चालकता के आधार पर ठोस 3 भागों में विभाजित होते हैं। पहला आपका चालक, दूसरा कुचालक और तीसरा अर्धचालक। तो सबसे पहले समझेंगे चालक क्या है, जिनमें विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होती है, या सरल भाषा में आप कह सकते हैं जिनमें बिजली प्रवाहित हो सकती है तेजी के साथ, वे क्या कहलाएंगे, चालक। दूसरा आपका क्या था, कुचालक या विद्युत रोधी, ऐसे ठोस जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती वो क्या कहलाएंगे, कुचालक। और तीसरा टाइप है आपका अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो इनमें चालक और कुचालकों के मध्य की ये स्टेज है, इनमें जो विद्युत है वो प्रवाहित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, और ध्यान से इसे पढ़ लेंगे हम थोड़ा नोट्स टाइप में, कैसे लिखना है आपको। तो चालक, इन ठोसों की विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है। चालकता की परास 10⁴ से 10⁻7 ओम प्रति मीटर के मध्य होती है। ये चालकता का मात्रक होता है प्रति ओम प्रति मीटर। उदाहरण CuAg/AuAl। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिनमें विद्युत प्रवाहित हो सके वे चालक होते हैं। ठीक है, ऐसे ठोस जिनमें विद्युत प्रवाहित हो सके वे चालक कहलाते हैं। दूसरा है विद्युत रोधी या कुचालक। तो इन ठोसों में विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम या नहीं होता है। विद्युत रोधी में क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत कम होता है, नगण्य के बराबर। इनकी चालकता की परास 10⁻⁻20 से 10⁻−10 प्रति ओम प्रति मीटर होती है। उदाहरण दे रखे हैं गंधक, फास्फोरस, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ आदि। अगली चीज़ है आपका अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे। इन ठोसों की चालकता चालकों और कुचालकों के मध्य होती है। इनकी चालकता का परास 10⁻⁻6 से 10⁻4 प्रति ओम प्रति मीटर के मध्य होता है। ये ध्यान रखें आप लोग सभी स्टूडेंट्स कि इनकी चालकता का परास आप नोट कर लें। चालक की कितनी होती है परास, अचालक की कितनी होती है और अर्धचालक की कितनी होती है। आगे की बात है परमताप आप जानते ही होंगे 0 डिग्री केल्विन पर इनकी चालकता 0 होती है, लेकिन ताप वृद्धि पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। जो अर्धचालक हैं या चालक हैं, कुचालक हैं, कोई भी हैं, तो उनमें क्या है, अगर ताप बढ़ाएंगे तो इनमें विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, अर्धचालक। ठीक है, यहाँ से आगे बैंड सिद्धांत है तो उसे हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ से आगे अब हम देखेंगे बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये क्या है, चालक, अर्धचालक और कुचालक के बीच में अंतर को बताती है। तो ध्यान से समझेंगे इसे। धातु ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती है। धातु ठोस और गलित मतलब जल वाली अवस्था में, दोनों में विद्युत का चालन करती है। धातुओं की चालकता प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। धातुओं की जो चालकता है वो किस पर निर्भर करती है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। धातु परमाणुओं के परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षक बनते हैं, जिसकी ऊर्जा इतनी पास होती है कि वे बैंड बना लेते हैं। अब ध्यान से समझें, बैंड सिद्धांत में 3 बातें दी गई हैं और वो तीनों बातों को आप ध्यान से समझेंगे। नंबर 1, यदि यह बैंड आंशिक रूप से भरा हो अथवा एक उच्च ऊर्जा वाले
रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापन करता हो तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं, जिससे धातु चालकता दर्शाती है। अब ध्यान से देखेंगे हम कि देखिए ये एक जो बैंड है वो आंशिक रूप से भरा हुआ है और उसके ऊपर दूसरा बैंड है, ठीक है, चालन बैंड, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल टच में हो, ओवरलैप करेंगे, तो क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन जाने के कारण क्या है, प्रवाहित हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो बैंड बनते हैं ठोसों में, तो वो ठोस कैसे कहलाते हैं, चालक, ठीक है। अब दूसरी बात है, यदि पूरित बैंड चालन बैंड के मध्य अंतर अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन इस अंतर को लांघ नहीं सकते हैं। पूरित बैंड और चालन बैंड के बीच में अधिक अंतर रहता है तो इलेक्ट्रॉन उस अंतर को लांघ नहीं सकते। अब ये आपको दिख रहे होंगे, ये चालन बैंड है आपका, और ये क्या है दूसरा, पूरित बैंड। ये क्या है, पूरित बैंड। इनके बीच में जो अंतर है वो कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनमें करंट दे दिया जाए संयोजन बैंड को, तो क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर यहाँ से जंप कर जाएगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम यहाँ पर आपने करंट दिया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा पाएगा, तो वो पदार्थ कैसा रहेगा, कुचालक। अब ध्यान रखें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब तीसरी जो बात डिफाइन की थी वो थी आपकी अर्धचालक की, बैंड सिद्धांत ने। यदि चालन बैंड कैसा होता है, हमेशा याद रखें, जो खाली बैंड है वो चालन बैंड है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, रिक्त बैंड। और संयोजी बैंड के मध्य अंतर बहुत कम रहता है। पहला आपका क्या था, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे दोनों बैंड, ठीक है। दूसरा आपका क्या था, बहुत दूर थे, ठीक है। और तीसरा जो आपका जो प्रकार है वो क्या है कि उनके बीच में जो अंतर है वो बहुत कम है, तो ठीक है। तो ये क्या होगा, अचालक, ये क्या है, चालक, और ये जो तीसरा वाला है वो है अर्धचालक। मतलब अंतर कम हो, अंतर तो हो लेकिन कम हो। तो इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर अगर इसमें आप करंट प्रवाहित करेंगे तो क्या है कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, पूरित बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, रिक्त बैंड में जंप कर जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाएगी। तो ये आपकी थ्योरी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम आपको एक टॉपिक और बताएंगे जो न्यूमेरिकल इसका 100% बनता है पेपर में, एकक कोष्ठिका की विमा संबंधी गणना। आप ध्यान से समझें। और ये जो गणना है वो घनत्व, द्रव्यमान और आयतन तीनों के बीच में संबंध दर्शाती है। घनत्व, द्रव्यमान और आयतन के बीच में संबंध दर्शाती है। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आपने पहले पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, 11th में, 9th 10th में भी पढ़ा होगा। किसी पदार्थ का घनत्व किसके बराबर होता है, उसके द्रव्यमान बटे आयतन के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको घनत्व, द्रव्यमान और आयतन के बीच में संबंध ही समझाया गया है। तो देखिए, माना एक एकक कोष्ठिका के कोर का मतलब होता है भुजा की लंबाई a है, ठोस पदार्थ का घनत्व d है तथा उसका मोलर द्रव्यमान m है। जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या है, m है।
तो एकक कोष्ठका का आयतन, देखिए मैंने आपको एकक कोष्ठका जो बताई थी वो कैसी बताई थी, सरल घनीय एकक कोष्ठका बताई थी, सरल घनीय एकक कोष्ठका। तो भुजा ए है तो इसका आयतन निकालेंगे तो ए गुणा ए क्या आएगा, ए क्यू, और घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू ही होता है। तो एकक कोष्ठका का आयतन क्या हुआ आपका, ए क्यू। क्लियर। यहाँ से आगे की बात है एकक कोष्ठका का द्रव्यमान। तो एकक कोष्ठका में कितने परमाणु हैं उनकी संख्या गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान। एकक कोष्ठका का द्रव्यमान क्या होगा, एकक कोष्ठका में जितने परमाणु हैं उनकी संख्या गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान। मान लीजिए एकक कोष्ठका में x परमाणु हैं, या x नहीं करके, ये गणित नहीं है, साइंस है। परमाणुओं की संख्या को हम z से डिनोट करते हैं। मान लिया उसके अंदर z परमाणु हैं और एक परमाणु का द्रव्यमान m है, तो पूरी एकक कोष्ठका का द्रव्यमान कितना होगा, Zm। क्लियर होगा। अब एकक कोष्ठका का घनत्व, तो एकक कोष्ठका का घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बट्टे आयतन। एकक कोष्ठका का द्रव्यमान बट्टे एकक कोष्ठका का आयतन। घनत्व को d से दर्शाते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर d लिख दिया। और एकक कोष्ठका का द्रव्यमान अभी आप लोगों को बताया था मैंने Z इंटू एम, तो Z इंटू एम, और आयतन भी आपको ए क्यू बताया था, तो d बराबर Zm अपॉन ए क्यू। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, m क्या है, परमाणु का द्रव्यमान था। और आप लोगों ने 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, द्रव्यमान बराबर क्या होता था, द्रव्यमान m बराबर कैपिटल M अपॉन Na। Na का मतलब है अवोगाड्रो संख्या और m का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान। तो जहाँ पर मैंने स्मॉल m लिखी है उसकी जगह पर मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ तक तो आपकी क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखोगे तो Z अपॉन ए क्यू तो मैंने ऐसे के ऐसे ही रहने दिया, और m की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, कैपिटल M अपॉन Na। ठीक है। तो यहाँ से ये बात मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी, Z की जगह पे Z, ए क्यू की जगह पे ए क्यू, m की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल M अपॉन Na। ठीक है। अब आप समझ लीजिए m क्या है, मोलर द्रव्यमान है, और Na क्या है, अवोगाड्रो संख्या, और इसका मान क्या होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अवोगाड्रो संख्या एक संख्या है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट है उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जो भी इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, 4-5 न्यूमेरिकल हैं आपके बुक में, उन्हें हम कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को भी दबा लेना भाई सब्सक्राइब के बाद, जिससे कि सबसे पहले हमारी अगर वीडियो डलती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूँ कि आप 90+ लेके आएंगे, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। बस आपको हमारे साथ मेहनत की ज़रूरत है। तो आप लोगों से बस एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।